अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे देश की सरहदों पर बढ़ती मुस्तैदी की। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की बढ़ती साजिशों को देखते हुए देश की सीमाओं को लगातार सुरक्षित किया जा रहा है, चाहे एलओसी हो या फिर एलएसी हो। भारत अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा और इसी के तहत रूस से लाए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी स्क्वाड्रन भी भारतीय वायुसेना को मिल गई है और कहा जा रहा है कि इसे पंजाब और उत्तरी राजस्थान पर हवाई हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि बाकी बची 2 स्क्वाड्रन्स भी इसी साल के अंत तक भारत को मिल जाएंगी, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान के किसी भी एरियल अटैक को विफल करना भारत के लिए आसान होगा। न सरहद पर चलेगी चीन की चालाकी और न ही पाकिस्तान की हवाई साजिश होगी कामयाब, क्योंकि देश की सरहदों को सुरक्षा देने वाला कवच साल दर साल और मजबूत होता जा रहा है। इस सुरक्षा कवच को मजबूती दी है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इस तीसरी स्क्वाड्रन ने, जो रूस ने भारत को सौंप दी है। रूस यूक्रेन जंग के चलते इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में देरी हो सकती है, लेकिन इन आशंकाओं को खारिज करते हुए रूस S-400 की डिलीवरी सही समय पर करने का वायदा लगातार निभा रहा है, जिसकी सबसे ताजा मिसाल है हिंदुस्तान को मिली S-400 की तीसरी स्क्वाड्रन, जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। यूक्रेन के साथ पिछले 1 साल से युद्ध होने के बावजूद रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सही समय पर देने के वादे को पूरा किया है। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि S-400 स्क्वाड्रन अब भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। दरअसल साल 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने के लिए $5.43 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था, जिसके तहत इस एयर डिफेंस सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन भारत को दिसंबर 2021 में मिली थी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन अप्रैल 2022 में भारत को सौंपी गई थी और अब तीसरी स्क्वाड्रन फरवरी 2023 में भारत को मिली है। खबर है कि इस तीसरी स्क्वाड्रन को पंजाब और उत्तरी राजस्थान पर हवाई हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात किया जा सकता है। आपको बता दें कि रूस और भारत के बीच 39,000 करोड़ रुपए में S-400 की डील फाइनलाइज हुई थी। वहीं तीसरी स्क्वाड्रन अब फरवरी 2023 में भारत को मिल गई है। बाकी बची 2 स्क्वाड्रन साल के अंत तक भारत को मिलने की उम्मीद है, जबकि इसकी पहली स्क्वाड्रन लद्दाख और हिमाचल की तरफ से आने वाले चीनी अटैक को विफल करेगी, तो वहीं दूसरी स्क्वाड्रन को ईस्टर्न सेक्टर में चीनी रॉकेट फोर्स के किसी भी हमले को हवा में ही नष्ट करने के लिए तैनात किया गया है। और गुड न्यूज ये है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बाकी बची 2 स्क्वाड्रन भी इसी साल के अंत तक भारत को मिल सकती हैं। इसके अलावा भी भारत ने चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट्स और विस्फोटकों से लैस ड्रोन के खतरे को नाकाम करने के लिए अपना स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस तैयार कर लिया है, जिसका पिछले साल ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण हो चुका है, जो लंबी दूरी तक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम बताया जा रहा है। यानी भारत बहुत जल्दी S-400 और इसी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की बदौलत अभेद सुरक्षा कवच हासिल कर लेगा, जिसके बाद एलओसी और एलएसी पर किसी भी तरह के हवाई हमलों को आसानी से विफल किया जा सकेगा। यानी भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की कोई हवाई साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को इतना ताकतवर क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में खाक में मिला सकता है और इसकी तैनाती के बाद दुश्मन पहले ये सोचता है कि हमला करना भी है या नहीं, क्योंकि इसके सामने कोई भी हथियार टिक नहीं पाएगा और इसीलिए इसे दुनिया की सबसे सटीक एयर डिफेंस प्रणाली कहा जा रहा है।
S-400 की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसका मोबाइल होना, यानी इसे रोड के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। वहीं इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड प्रेसिडेंट एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि ऑर्डर मिलने के महज 5 से 10 मिनट में ही ऑपरेशन के लिए यह तैयार हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को बताया जा रहा है, यानी कि भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है, और साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट जैसे मिसाइल हो या फिर एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन ही क्यों ना हो, उस पर अटैक कर सकता है। इसीलिए भारत ने इसे रूस से खरीदने का फैसला किया। हालांकि अमेरिका ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन अमेरिकी आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए भारत ने अपने दोस्त रूस पर भरोसा किया और उससे 5 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील की। एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे मिसाइल की जरूरत थी, जो अब पूरी हो चुकी है। भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, चाहे फाइटर जेट्स हो, ड्रोन हो, मिसाइलें हो, युद्धपोत हो, सबमरीन्स हो या फिर टैंक और तोप हो, और इन सब का निर्माण अब भारत में ही किया जा रहा है। और कोशिश बिल्कुल यही है कि अपनी जरूरतों के हिसाब से ही सेना को हाईटेक हथियारों से लैस किया जा सके, ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट और S-400 की सरहदों पर तैनाती कितनी अहम है, इसके बारे में तफसील से बताया रक्षा विशेषज्ञ शारदेंदु ने। देखिए, जब भी कभी कोई वेपन सिस्टम डिप्लॉय होता है तो सबसे पहले हम अपने पूरे बॉर्डर का थ्रेट एनालिसिस करते हैं और ये निकालते हैं कि कौन सा एरिया सबसे ज्यादा थ्रेटेड है, और फिर उसके हिसाब से उस वेपन सिस्टम का हम वहां डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो जैसा मेरा मानना है कि अगर आप पूरे भारत का जो ज्योग्राफी देखें तो नॉर्दर्न का एरिया जो ऐसा है जहां पे पाकिस्तान की भी सीमाएं लगती हैं और चाइना की भी सीमाएं लगती हैं, तो वो सबसे ज्यादा थ्रेटन सेक्टर होता है। इसलिए जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सबसे पहली प्रायोरिटी नॉर्दर्न एरिया में जाती है, जिससे कि वो दोनों देशों के बरखिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा सके। और नेक्स्ट आता है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में हमारे बॉर्डर चाइना के साथ लगते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, लिहाजा उसके डिफेंस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है। जब ये दोनों एरिया पे हो जाता है तो एक हमारा वेस्टर्न सेक्टर आता है। वेस्टर्न सेक्टर की जो बाउंड्रीज हैं वो पाकिस्तान से लगती है, तो लिहाजा वो इलाका जो पंजाब और राजस्थान का, वो भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लिहाजा जो तीसरा सिस्टम है वो वहां पे डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो जब भी कोई इस तरीके का हम थ्रेट एनालिसिस करते हैं तो हम पूरा थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए वेपन सिस्टम का डिप्लॉयमेंट करते हैं। उसी के तहत S-400 के लिए जो 3 निर्धारित जगह की गई है, नॉर्थ, ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर, इसके तहत वो आता है। आगे बढ़ते बात आंख मिचौली करते मौसम की करते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में मौसम थोड़ा ठंडा। पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी इलाकों में मौसम ऐसा ही बना रह सकता है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों पर अगर बर्फबारी होगी तो मैदानों में ठंड का एहसास होगा। पिछले दिनों हमने देखा था लगातार पारा बढ़ता जा रहा था, बावजूद इसके आज सुबह से मौसम थोड़ा बदला है। सड़क पर बर्फ, घरों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, चप्पे चप्पे पर बर्फीले भागों का बसेरा। पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली है। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें शिमला के मंडूल की हैं। शिमला में मार्च के महीने का स्वागत स्नोफॉल से हुआ है। फरवरी में सूखे के बाद एक बार फिर से बर्फबारी ने इन वादियों की रंगत बढ़ा दी है। शिमला के मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया कि इन पहाड़ों का नजारा ही बदल गया और सैलानियों की तो बल्ले बल्ले हो गई। फरवरी में बहुत गर्मी हो गई थी बीच में, एंड नाउ इट्स रेनिंग टुडे एंड इट्स कोल्ड टू। तो जो मेरा व्यू है वो ये है कि जो एक ही महीने में इतनी गर्मी और एक ही महीने में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, तो इट्स सरप्राइजिंग।
शिमला की तरह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का भी नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां चारों तरफ कुदरत ने सफेद चादर बिछा दी है। पहाड़ बर्फ से लदे हैं, पेड़ों, सड़कों, मकानों की छतों पर बर्फ ही बर्फ है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में अभी कुछ और दिन बर्फबारी और बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई एरियाज में जो है बादल हैं, लेकिन वो बारिश या बर्फबारी देने की अभी नहीं है। लेकिन ये आगे इसमें बढ़ोतरी होगा। आज रात में और कल में संभावना है कि इसमें बढ़ोतरी होगा और बर्फबारी बारिश जो है प्रदेश के लगभग ज्यादातर हिस्सों में होगी। जो आमतौर पर जहां बर्फ होती है उसमें चंबा है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है, शिमला के ऊपर के एरियाज, यहाँ बर्फबारी की संभावना है। और बाकी के जो प्रदेश के एरियाज हैं वहाँ पे आमतौर पर बारिश होगा और कुछ जगह पे बादल भी रह सकते हैं। और साथ साथ में हो सकता है कि एक दो जगह पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या बीच में ओलावृष्टि भी होने की संभावना भी। हिमाचल ही नहीं, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फबारी का यही हाल है। देवभूमि उत्तराखंड में भी मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। पहाड़ों पर बेशक आसमान में छाए काले बादलों ने मौसम सुहावना बना दिया हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कुछ दुश्वारियां भी खड़ी हो गई हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। तिल तिल बदलते मौसम को देखते हुए उत्तराखंड में मौसम विभाग ने गुरुवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हल्की या बहुत हल्की बारिश है या रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है, तो वो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या रुद्रप्रयाग, और इसके साथ ही जैसे देहरादून, टेहरी का भी जो पहाड़ी इलाका है, तो उसमें जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हरिद्वार या पौड़ी की भी बात करें तो वहां भी छुटपुट संभावना है कि एका दुका जगह में वहां पर भी बारिश की मिल जानी चाहिए। प्रशासन ने पर्यटकों को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की हिदायत दी है। हालांकि गुड न्यूज ये है कि पहाड़ों की बर्फबारी ने मैदानी इलाकों के मौसम का मिजाज भी बदल दिया है। मार्च के पहले ही दिन जब दिल्ली वालों की आंख खुली तो आसमान पर बदरी छाई थी, फिजाओं में ठंडक थी और हर तरफ सुहावने मौसम का सुकून। मौसम में परिवर्तन है, इसका अनुमान पहले से ही था और वजह बताई जा रही थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इसका असर पहाड़ के इलाकों पे ही देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर बर्फबारी का भी अनुमान है और दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके का मौसम अगले 2 दिनों तक बना रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 2 दिनों तक जिस तरीके की गर्मी दिल्ली और एनसीआर के लोग झेल रहे थे, उससे उन्हें राहत रहेगी। राजधानी का मौसम बदला हुआ है, ऐसे में 1-2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गर्मी से तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम अपनी करवट ले रहा है। ऐसे में पिछले 122 साल का रिकॉर्ड गर्मी का टूटा फरवरी के महीने में। अब ये हालात हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो गर्मी रोजाना बढ़ रही है और नए नए रिकॉर्ड बनाती नजर भी आएगी। लेकिन आज का मौसम थोड़ा सा सुधार होता नजर आया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में मौसम ठंडा होता हुआ नजर आया। 2 से 3 डिग्री तापमान में कमी आई। अब मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन हालात थोड़े से सुधार वाले होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद यथास्थिति गर्मी बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसी प्रकार की स्थिति देखने को मिले जैसे फरवरी के आखिरी दिन में 122 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया, यानी कि सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर दर्ज किया गया। तो आने वाले दिनों में जो हालात बन रहे हैं उससे स्पष्ट है कि मौसम विभाग की माने तो हो सकता है कि 3 से 4 तारीख तक यथास्थिति तापमान में कमी आएगी, लेकिन 4 तारीख के बाद गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में खुशनुमा मौसम, बदलते मौसम के इस मिजाज से सावधानी बरतने की भी जरूरत है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम के तेवर आने वाले कुछ दिनों तक थोड़े बदले नजर आएंगे और इसकी वजह मौसम वैज्ञानिक पश्चिमी विक्षोभ को मान रहे हैं। फरवरी ने इस साल जहां गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, वहीं मार्च के महीने की शुरुआत ठंडी लहर के साथ हुई है। मौसम ने एकदम से अपना मिजाज क्यों बदला है और इसकी वजह क्या है, जानने के लिए मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा ने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुबा से बात की।
देखिए, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब अप्रोच करता है तो जनरली थोड़ा राइजिंग ट्रेंड रहता है। तो आप थ्रू आउट फरवरी देखे होंगे हमारा बहुत कम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो प्लेन्स को अफेक्ट किया है। तो जो एक राइजिंग ट्रेंड को स्टॉप करने के लिए एक WD का बहुत होना जरूरी होता है। इस बार हम जितना WDs देख रहे हैं थोड़ा वीक टाइप का है, हिल्स में अफेक्ट कर रहा है, प्लेन्स में नहीं अफेक्ट कर रहा है। तो इसके कारण, इसके चलते हुए आप ग्रेजुअली जो इंक्रीजिंग ट्रेंड देख रहे हैं टेम्परेचर्स का, वो देख रहे हैं। बट दिस इज नॉट इट इज नॉट एन abnormality इन द सेंस दैट दिस हैपन्स इन मेनी ईयर्स कि जब आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं तो प्लेन्स में टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। वैसे आज एक यही WD आज शाम से हट जाएगा, तो थोड़ा सा बूंदाबांदी भी जैसे देखा आपने दिल्ली के आसपास हुआ है सुबह, तो इसके चलते हुए आज थोड़ा टेम्परेचर्स गिरता हुआ नजर आएगा 2 से 3 डिग्री, मगर इसके बाद से दोबारा टेम्परेचर्स बढ़ता रहेगा। कल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, वो एक काफी स्ट्रांग था। कल एक सर्कुलेशन था आपका पाकिस्तान के ऊपर और ईस्ट अफगानिस्तान के ऊपर, और ऊपर एक ट्रफ था। आज वो जो सर्कुलेशन था 3.1 किलोमीटर पे, वो थोड़ा वीकन हो गया है और WD भी काफी वीकन हो चुका है। तो ये जो क्लाउड मास जो मूव कर रहा है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ वो धीरे धीरे ईस्टवर्ड जा रहे हैं, मगर ये पैच अभी भी आके आपका ये नॉर्थ राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भले ही कम बारिश हो मगर थोड़ा क्लाउडिंग टेम्परेचर फॉल में काफी मदद करेगा। यानी कि जो गर्मी थोड़ी सी देखी थी हम लोगों ने, आज थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ी सी स्थिति वैसी नजर आएगी। जी, मगर 4 तारीख से एक दोबारा WD देख रहे हैं, तो उसके चलते हम दोबारा उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा क्लाउडिंग बढ़ सकता है। तो उससे फिर से हम बहुत ज्यादा चेंज फ्रैंकली अभी उम्मीद नहीं कर रहे, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा WD आ रहा है 4 तारीख को, आज 1 तारीख है। तो ये 2 दिन 3 दिन तक आपका थोड़ा टेम्परेचर आज जैसे थोड़ा कम होगा, उसके बाद से मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फिर 4th 5th डे को थोड़ा फिर से थोड़ा रुक जाएगा या घटना शुरू करेगा। ऐसा ही ट्रेंड रहेगा आपका अगले 4-5 दिन तक। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ वरुण सिन्हा। तो मार्च के आने वाले दिन भले ही सुकून भरे गुजरने वाले हों, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस साल गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मैदानी इलाकों में गर्मी ने फरवरी में 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत में दिन का औसत तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, जबकि इससे पहले फरवरी में साल 1901 में करीब 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। तो बढ़ते तापमान को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मार्च से मई के बीच संभावित लू के लिए एडवाइजरी जारी की है, और यही वजह है कि मौसम विभाग ने भी 2023 में गर्मी के लिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है। इसे चेतावनी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी एक लिस्ट दी गई है, और इसी लिस्ट के मुताबिक शरीर का तापमान ज्यादा होने पर या फिर बेहोश होने की स्थिति में तुरंत 108 या 102 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं मदद के लिए। गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी, छाछ, लस्सी, फलों का जूस आप ले सकते हैं। स्थानीय मौसम के बारे में खुद को लगातार अपडेट करते रहिए, पता करते रहिए कि आसपास का मौसम या फिर आने वाले समय में मौसम किस तरह का रह सकता है। ज्यादा तापमान होने पर हाई प्रोटीन और ज्यादा चीनी वाले खाने से बचें। चाय, कॉफी, शराब और ज्यादा मात्रा में चीनी वाली ड्रिंक्स से भी बचना चाहिए आपको, और इसके अलावा बासी भोजन से भी दूरी बनाए रखें। लू से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए अब हम आपको 7 समंदर पार से आई खूबसूरत नजारे दिखाते हैं। अमेरिका के कई राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है, और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इन शहरों को सफेद चादर से ढक दिया हो। एक तरफ खुले आसमान के नीचे सफेद बर्फ की चादर बिछी है, तो यहां मैदानी इलाके सुनहरी बर्फ के आगोश में है, और इस बर्फीले आलम के दरमियान कोई मस्ती में डूबा हुआ है। कुछ लोगों के लिए बर्फबारी मुसीबत से भी कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम लगातार चल रहा है। तो ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां पर बर्फबारी हो रही है। मार्च का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन वहां पर अभी बर्फबारी हो रही। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी ने लोगों के चेहरे खिला दिए, लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जहां पर लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है।
और अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन और ज्यादा रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। मौजूदा समय में 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इसकी तादाद को बढ़ाकर 400 करने की योजना हो रही है। और अभी फिलहाल सबसे पहले ट्रेन में इस्तेमाल होने वाले स्टेनलेस स्टील को बाय बाय कहने की योजना पर काम हो रहा है। स्टील के बदले अब वंदे भारत ट्रेन में एल्यूमिनियम के इस्तेमाल की तैयारी हो रही है। और देश में पहली बार ऐसा होगा कि जब ट्रेन के कोच में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होगा, और इसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लग चुकी है। एल्यूमिनियम वाली वंदे भारत ट्रेन से सफर और ज्यादा आसान भी होगा और सुविधाजनक भी होगा। और आने वाले समय में आप लंबी दूरी की यात्रा के साथ ही सोने का भी इंतजाम ट्रेन के अंदर उठा सकते हैं, क्योंकि वंदे भारत के स्लीपर वर्जन को भी अब पटरी पर लाने की योजना पर काम हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस में आने वाले वक्त में आप और ज्यादा तेज रफ्तार से सफर कर पाएंगे। इस ट्रेन की रफ्तार बढ़ने से आपके सफर के समय में भी बचत होगी। अभी जितनी देर में आप अपना सफर पूरा करते हैं, उससे कहीं जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और ये संभव होगा वंदे भारत ट्रेन के कोच बनाने में एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से। एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से ट्रेन का वजन कम होगा और साथ ही इसे कम बिजली की खपत में तेज रफ्तार से दौड़ाना भी संभव हो सकेगा। देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के साथ ये प्रयोग होने जा रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए 2 कंपनियां बोली लगा चुकी हैं। दाखिल की गई तकनीकी बोली का गुरुवार को मूल्यांकन किया जाएगा और इसके बाद वित्तीय बोली मांगी जाएगी, जिससे कॉन्ट्रैक्ट पाने वाला तय हो पाएगा। एल्यूमिनियम से बनी वंदे भारत ट्रेनें जब पटरियों पर दौड़ने लगेंगी तो उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी रफ्तार में करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ोतरी हो सकती है। रेलवे का प्रयास है कि तेज गति के साथ गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचाया जाए और उसको लेकर लगातार रेलवे प्रयास भी कर रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो या फिर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, लगातार रेलवे नए नए आयाम बनाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में एल्यूमिनियम के कोचेस को अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा वंदे भारत के अंदर। सोच ये रहेगी क्योंकि एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं हल्का होता है और जब ये वंदे भारत के साथ पटरी पर ये कोच दौड़ेंगे तो ऐसे में स्पीड करीब मान के चलिए 200 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कहीं ना कहीं हासिल करने वाली स्थिति बन जाएगी। और शायद यही वजह है कि यात्रियों को आसानी हो, सुविधा हो, हल्के कोचेस को इंट्रोड्यूस किया जाए और एल्यूमिनियम के कोचेस को इंट्रोड्यूस करने के साथ तेज रफ्तार में गंतव्य तक पहुंचाने की सोच यात्रियों की रेलवे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा वक्त में वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी वंदे भारत ट्रेन बहुत लंबी दूरी का सफर तय नहीं करती, लेकिन आगे इसे लंबी दूरी के लिए चलाने की भी योजना है, जिसके लिए स्लीपर कोच की भी जरूरत होगी। 2024 की पहली तिमाही तक पहला स्लीपर वर्जन वंदे भारत ट्रेन पटरी पर लाने का रेलवे का लक्ष्य है। मौजूदा वक्त में चल रही सभी वंदे भारत ट्रेनें चेयर कार वाली हैं, जिसमें सिर्फ बैठकर यात्रा की जा सकती है, लेकिन स्लीपर वर्जन में सोने के इंतजाम भी होंगे, सफर में और ज्यादा सुविधा भी मिलेगी। अगले कुछ सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना है, जिनमें 200 ट्रेनें स्लीपर कोच के साथ तैयार होंगी। अभी तक देश में स्टेनलेस स्टील से ट्रेनें बनाई जाती हैं, जो वजन में भारी होती हैं। एल्यूमिनियम की ट्रेनें स्टील की ट्रेनों से हल्की होंगी और साथ ही इसमें बिजली की खपत भी कम होगी। तो साफ है कि पटरियों पर जब एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से बनी ट्रेन दौड़ेगी तो उसकी रफ्तार तेज होगी और साथ में एनर्जी की खपत भी कम होगी। 2 कंपनियों ने ऐसी ट्रेनों का निर्माण करने में दिलचस्पी दिखाई है और उनमें से किसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये बहुत जल्द तय हो जाएगा। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल अभी तक देश में स्टेनलेस स्टील से ट्रेनों का निर्माण होता है, लेकिन अब स्टील के बदले एल्यूमिनियम के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर होगा। यानी एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से ट्रेनें बनाने की तैयारी हो रही है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को लेकर यही योजना है। एल्यूमिनियम से ट्रेन के निर्माण में 2 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। 2 कंपनियों में एक हैदराबाद की कंपनी है जो स्विस कंपनी के साथ मिलकर ट्रेन का निर्माण करना चाहती है।
हैदराबाद की सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्विस कंपनी सेलनर के साथ मिलकर बोली लगाई है। वहीं फ्रांस की भी एक कंपनी है। रेलवे के क्षेत्र में मल्टीनेशनल कंपनी अल्स्टॉम बोली लगाने वाली दूसरी कंपनी है। एल्यूमिनियम की 100 वंदे भारत ट्रेनों के लिए ये बोली लगाई गई है और कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली कंपनी ट्रेन बनाने से लेकर 35 साल तक रखरखाव का जिम्मा भी संभालेगी। दोनों कंपनियों ने 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए बोली लगाई है और ट्रेन देने के समय कंपनी को 13,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 17,000 करोड़ रुपए की रकम 35 साल बाद कंपनी को मिलेगी। एल्यूमिनियम की डेंसिटी स्टील से कम होती है, लिहाजा इससे बनी ट्रेन का वजन भी कम होता है, जिससे वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगी और साथ ही इसमें बिजली की खपत भी कम होगी। और मौजूदा वक्त में दौड़ रही वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार फिलहाल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। वंदे भारत ट्रेन में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है और इससे फायदा क्या होगा, इसके बारे में वरुण सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। इस पूरे प्रोसेस में 2 कंपनियों ने बिडिंग करी है। एक भारत की कंपनी है और दूसरी है फ्रांस की कंपनी। रेलवे की सोच यह है कि जल्द से जल्द ये बिडिंग प्रोसेस पूरा हो जाए और उसके बाद निर्माण कार्य किया जाए। अब तक करीब 30,000 करोड़ की बोली लगाई गई है और ऐसे में आप खुद समझिए कि जब ये एल्यूमिनियम के कोचेस बनने शुरू हो जाएंगे तो शुरुआती दौर में सोच रहेगी कि वंदे भारत के साथ इसको जोड़ा जाए, क्योंकि वंदे भारत की दूरी अब तक जो है वो छोटी दूरी रखी गई है, यानी कि 8 घंटे तक के जो सफर होते हैं उसमें ही वंदे भारत चल रही है। और शायद यही वजह है कि एल्यूमिनियम के कोचेस के साथ जुड़ने के निश्चित तौर पे तेज गति के साथ घंटे भी कम होंगे, यात्रियों को फायदा भी पहुंचेगा और भारत नई दिशा में रेलवे को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का एक प्रयास करता हुआ नजर भी आएगा। और अब बात रंगों के त्योहार होली की। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में यह उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। बरसाने के बाद आज नंदगांव में लठमार होली खेली गई और इसी विश्व प्रसिद्ध होली को देखने और खेलने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, जो इस अनोखी होली को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। वहीं बाजारों में होली की रौनक नजर आ रही है। पहले नंदगांव में खेली गई लठमार होली पर यह रिपोर्ट देखिए। होली के रसिया की जय, ओ राधा रानी की जय, ओ छोटे सारे की जय। रसिया को मोहल्ला न्यारो है, रसिया को मोहल्ला न्यारो है, रसिया को ऊंचे पे नंदगाम बसत है, ऊंचे पे नंदगाम बसत है। अरे हमारे रसिया, ओ बारे रसिया, ओ बारे रसिया। जब कान्हा का प्रेम रंग बनकर राधा के लिए बरसता है तो मथुरा ऐसे ही झूमती है। जब राधा का प्यार कान्हा से मिलने को उमड़ता है तो कान्हा की नगरी ऐसे ही थिरकती है। होली खेलने आयो, आनंद घन प्रभु कर दृग मीरत। रंगों में घुली ऐसी फगुनाहट आपको केवल कान्हा की नगरी में ही दिख सकती है। इस होली के आगे दुनिया के सारे रंग फीके हैं। इस उमंग के आगे संसार के सारे सुख बेमानी, क्योंकि ये कान्हा के प्रेम का रंग है और ये राधा की नगरी की उमंग है। बरसाना की लठमार होली बीती तो बारी नंदगांव में हुरियारों के जुटने की आई। सुबह से लठमार होली के लिए हुरियारे तैयार थे और लठ लेकर तैयारी हुरियारिनों की भी थी। ऐसे में होली का रंग तो जमना था, तो ऐसा जमा कि देखने वाले देखते रहे। बरसाना वाले नंदगांव को अपने ससुराल मानते हैं, नंदगांव वाले बरसाना को अपनी ससुराल मानते हैं। तो ये 2 संधियों के बीच की बात है। इसमें कोई भी बाहर से आकर
हिस्सा नहीं ले सकता। जो मंदिर होते हैं यहाँ पर राधा रानी के या कृष्ण के या नंद बाबा के, उन मंदिरों में वही लोग पूजा आरती करते हैं। ये उन्हीं के परिवार के लोग होते हैं। हालांकि ये परिवार, ये कुटुंब बहुत बड़ा है और इनमें भी हर साल बारी बारी से परिवारों का नंबर आता है। तो ये उसी गोसाई परिवार के लोग होते हैं। मथुरा से जितना गहरा नाता कान्हा का है, उतनी ही गहरी यहाँ कान्हा से प्रेम की जड़ें हैं। मथुरा कान्हा को लल्ला कहता है और राधा को लाडली पुकारता है, और ये नाता होली के रंग में मानो और निखर जाता है। लठ बरसाई आज पूरी ताकत लगा दी, मजा आया, बहुत आनंद आया। कितनी तैयारियां आप लोग करती हैं इसकी पूरी, कि कैसे तैयार होना है, खुद से तैयार करना है, अपनी लाठी तैयार करनी है, क्या कुछ तैयारी होती है? बहुत सारी तैयारी करते हैं हम। अपने श्रृंगार, ठाकुर जी के श्रृंगार के साथ श्रृंगार की तैयारी करती है। चूड़ी से कंगन सब लेके आते, लठिया को तैयार करते हैं होली के लिए। बहुत अच्छा लगता है हमें। हम के लिए क्या कुछ खास काम करते हैं? हम इसकी सफाई रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से रखनी पड़ती है। दूर से लगता है कि महिलाएं लाठी बहुत धीमी मार रही हैं। सच में धीरे मारती हैं, पूरी जोर से मारती हैं? पूरी ताकत के साथ मारती हैं, पूरी ताकत के साथ मारती हैं। नहीं लगती? नहीं, डाल लेती है हमारे पास, चोट नहीं लगेगी हमको। ऐसा कुछ नियम कानून भी आप बना के रखते हैं कि इस तरह से खेलना है, इस तरह से नहीं करना है? ये तो सदा से चला ही आ रहा है, पहले से ही चला आ रहा है। वही नियम कानून अभी भी आगे फॉलो होते हैं जो अभी चल रहे हैं। गोसाई समाज के ही खेल सकते हैं होली, और बिना गोसाई समाज का जिसमें सेवा आती है श्री जी की, वही खेलते हैं। और यहाँ के भी जो गोसाई समाज के जो नंदलाला के गोसाई हैं वही खेलते हैं। तो दोनों के बीच में कट्ठा मारा होली, यहाँ की औरतें उधर के आदमी को मारती है, वहाँ की यहाँ के को मारती हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है। आप लोग कितने साल की उम्र से खेल रहे हैं? हम लगभग 30 साल की उम्र हो गई हमारी, और लगभग 12-15 साल से हम खेल रहे हैं लगातार। लठमार होली कान्हा और राधा से उनके भक्तों के दुलार का मानो उत्सव है। लठमार होली मथुरा का वो अध्याय है जिसकी परंपराएं सदियों पुरानी हैं। कहते हैं जब जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाने की गोपियों और राधा पर रंग डालते थे, तो गोपियां उन्हें छड़ी लेकर दौड़ाती थी। आज भी वो परंपरा लठमार होली के रूप में कायम है। नंदगांव में आज हुरियारों का हल्ला है, जमकर रंग बरस रहे हैं, जमकर लठ भी चल रहे हैं, मगर प्यार से। रंग गुलाल के बीच इस उत्सव के साक्षी केवल मथुरावासी नहीं बन रहे हैं, बल्कि देश और दुनिया से लोग रंग का ये महाउत्सव देखने पहुंच रहे हैं। राधे तू बड़ भागनी रे, कौन तपस्या की, और तीन लोक तारन तरन और सो तेरे आधीन। बजाए गयोरी मेरे अंगना में बांसुरी, बजाए गयोरी, और छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, और वृंदावन की कुंज गलिन में थाड़ो मारे सेन। बजाए गयोरी मेरे अंगना में बांसुरी, बजाए। नंदगांव से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली के रंगों में अब आपको सूरत से आई इको फ्रेंडली तस्वीरें दिखाते हैं। सूरत में होलिका दहन के लिए खास पहल की गई है और इस बार गोबर से बनी लकड़ियों की जगह इको फ्रेंडली होलिका जलाई जाएगी। होली के पर्व होलिका के साथ ही जुड़ा हुआ है और जितनी धूमधाम के साथ होली मनाई जाती है, उसी तरीके से होली से ठीक पहले होलिका दहन का पर्व होता है। और इस त्योहार को इको फ्रेंडली बनाने के लिए सूरत के पंजारापोल ट्रस्ट ने पहली बार इस तरह की बड़ी पहल की है। लकड़ी की जगह गाय के गोबर से बनी लकड़ियां तैयार की गई हैं। ये पहल प्रदूषण को कम करने और वनों की कटाई को रोकने के लिए की गई है। हालांकि ये पहल पहली बार हुई है। परंपरागत रूप से पहले भी होलिका दहन के लिए गोबर के कंडों, जिन्हें कि आम भाषा में हम उपले भी कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता था और उसी की तर्ज पर ये ट्रस्ट काम कर रहा है। फिलहाल इस ट्रस्ट ने गाय के गोबर को मशीन में डालकर 60 टन यानी कि 60,000 किलोग्राम गोबर की लकड़ियां तैयार की हैं। हम वैदिक होली यहाँ से करने के लिए लोगों को अपील करते हैं। वैदिक होली में क्या है कि जो वसंत और शिशिर ऋतु हैं, वो ऋतु के दरमियान जो जीवाणु विषाणु पैदा होते हैं, तो वैदिक होली मतलब गाय के छाण से बनाए हुए स्टिक और छाना अगर हम यूज करते हैं तो जो विषाणु है उसका नाश होता है और
प्राणवायु उत्पन्न होता है कि जिससे जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जो अभी लकड़ी की भाव अगर देखेंगे दाम तो वो 45 से 50 रुपए किलो है, जबकि हमारे ये जो कास्ट है वैदिक होली का जो स्टिक है वो सिर्फ 20 रुपए किलो मिल रहा है। ये हिसाब से हम जंगल को भी कटते हुए बचा सकते हैं। और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ 10,500 से ज्यादा पशु हैं, तो उनसे जो छाण मिलता है, हमें गोबर मिलती है, तो गोबर की स्टिक अगर यूज करते हैं तो वही जो पैसा उससे मिलता है तो फिर से गाय के उत्सर्जन के लिए, उसके विकास के लिए हमें काम आता है। होली का त्योहार नजदीक है, जाहिर सी बात है कि बाजारों में भी रौनक दिखने लगी है। बाजारों में रंग गुलाल और तरह तरह की पिचकारियां नजर आ रही हैं। लोग इनकी खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। बीते 2 साल कोरोना महामारी की वजह से बाजारों की रौनक फीकी थी, लेकिन इस साल महामारी से जुड़ी कोई पाबंदी है नहीं, तो ऐसे में व्यापारियों को भी होली के मौके पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है। नवाबों के शहर लखनऊ में किस तरह बाजारों की रौनक बढ़ गई है, देखिए जरा। खुशियों के रंग से सराबोर होली के त्योहार में अब महज 1 हफ्ते का वक्त बाकी बचा है, लिहाजा समूचे भारत में रंगों की खुमारी चढ़ चुकी है। अवध क्षेत्र में तो होली का अलग ही उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा है। जो खास बात दिखाई पड़ रही है लखनऊ के मार्केट में वो ये है कि ये गन या पिचकारी जो गुलाल के लिए है, यानी जब इसमें गुलाल भरा जाएगा उसके बाद इसको पुश किया जाएगा, चलाया जाएगा, तो इससे गुलाल निकलेगा और लोगों पर ही गुलाल गिरेगा। यानी कि जो गीले रंग हैं, वेट कलर्स हैं, वो नहीं बल्कि गुलाल खेल पाएंगे लोग इस पिचकारी से। रंगों से अगर आप सराबोर नहीं हुए तो होली का मजा अधूरा रहता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें गीले रंगों से एलर्जी होती है। बहुत देर तक भीगने से भी बहुतों को समस्या हो जाती है। वैसे लोगों को सूखे गुलाल वाली पिचकारी काफी रास आ रही है, क्योंकि इन पिचकारियों के जरिए उमंग, उत्साह, उल्लास के रंग तो फजा में खुल ही जाते हैं, साथ ही गीले रंगों की दुश्वारियों से भी बचाव हो जाता है। खरीदने आए हैं, आप देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, गुलाल इससे खेला जाता है। इस बार ये नई एंटिक चीज आई है, एक तरह से हम लोग लखनऊ भाषा में कहते हैं इसको एंटिक चीज, बिल्कुल नई नवेली चीज आई है। तो ये पहली बार, मैंने भी बहुत होलियां खेली मैम, लेकिन ये पिचकारी पहली बार देखी मैंने भी अपने जीवन में। गुलाल से क्यों खेलना चाहते हैं? कुछ लोग रंग अवॉइड करते हैं क्या कि गुलाल? अरे मैम एक्चुअली सच तो ये है कि देखिए होली वैसे रंगों त्योहार है, चाहे गीला खेलो चाहे सूखा, लेकिन सच ये है कि अगर गीला खेलो तो बाद में छुड़ाने में फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा इस बार इस चीज का ज्यादा महत्व हम लोग देंगे कि ये वाली पिचकारी जो नई आई है, तो सूखे की चीज अलग है, तुरंत एक दूसरे के ऊपर डाला, तुरंत जो है झाड़ दिया, काम खत्म। रंग ना हो तो वीरा हो जाए हमारा जीवन, सूखा हो या गीला, मन में इंद्रधनुष से खिलना चाहिए गुलाबी, हरा, लाल, नीला और पीला। रंगों के त्योहार होली का यही है संदेश। इसीलिए सदियों से सनातन धर्म में होली शेष है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।